भूमेश ने थोड़ा कंफ्यूज होकर वर्धन की ओर देखा। वर्धन युद्धवीर चौहान के बड़े बेटे थे, जिन्हें मेडिसिन किंग के नाम से तो जाना ही जाता था, मगर मार्शल आर्ट्स में भी वो कुछ कम नहीं थे। इसलिए अंडरवर्ल्ड में भी उनकी अच्छी जान पहचान थी। जिस तरह शेखावत फैमिली के पास ढेर सारी पावर्स थी, उसी तरह की कुछ पावर्स चौहान फैमिली को भी मिली थी। बस फर्क इतना था कि वक्त वक्त पर शेखावत्स ने अपनी पावर को मिसयूज किया, जबकि चौहान फैमिली एक लो प्रोफाइल मेंटेन करती थी और इन्हें दिखावा ज्यादा पसंद नहीं था। भूमेश के एक्सप्रेशंस देखकर वर्धन जोर से हंसा और बोला, कमाल की बात है, तुम अपने लोगों के साथ मिलकर कमजोर लोगों को तंग कर रहे हो। प्रतीक के इस शहर में ना होने का फायदा भी तुमने अच्छे से उठाया है। मुझे नहीं मालूम था कि शेखावत फैमिली के लोग पावर और पोजीशन के लिए इतने डेस्परेट हैं। भूमेश ने वर्धन को गुस्से से घूरा और फिर सवाल किया, तो तुम जयपुर से देहरादून केवल प्रतीक को सपोर्ट करने आए हो? क्या उससे पहले तुमने ये पता करना ठीक नहीं समझा कि हमारा असली रिश्ता क्या है? जानते भी हो मैं किसके ऑर्डर पर ये सब कर रहा हूँ? जयद्रथ शेखावत के कहने पर। इस वक्त भूमेश को वर्धन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से वर्धन उसके काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो भूमेश को चौहान फैमिली से रिश्ते खराब करने का कोई शौक नहीं था, मगर वर्धन ने आते ही प्रतीक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बस यहीं पर भूमेश के सब्र का बांध टूट गया। वर्धन ने हंसकर कहा, तुम मुझे जयद्रथ शेखावत के नाम से डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तो उन्हें उनकी तहजीब की वजह से जानता हूँ। अपने से छोटे लोगों की भी इज्जत करने वाला आदमी आखिर तुम्हें दूसरों को तंग करना कैसे सिखा सकता है? खैर, अगर तुम्हें जयद्रथ शेखावत ने यहाँ भेजा है तो ये भी जान लो कि मैं भी यहाँ केवल डैड का ऑर्डर मानकर आया हूँ। भूमेश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युद्धवीर चौहान ने पर्सनली वर्धन को देहरादून भेजा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जयपुर में रहने के बजाय युद्धवीर किसी जगह पर नई दवाइयों की खोज कर रहे थे। ऐसे में ये काम छोड़कर उन्होंने प्रतीक के मैटर पर ध्यान दिया। इसका मतलब तो यही था कि वो प्रतीक को खास समझते थे। ऊपर से युद्धवीर के स्टेटस को इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता था। वो जयद्रथ शेखावत से भी ज्यादा पावर होल्ड करते थे। अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए भूमेश ने सवाल किया, ऐसा कैसे हो सकता है? युद्धवीर चौहान को तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, तो फिर वो इस मैटर में कैसे इन्वॉल्व हो गए? क्या उन्हें अपनी कमिटमेंट याद नहीं? वर्धन ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है, पर इसका जवाब मिलने से रहा, इसलिए मैं बस उतना ही कर रहा हूँ जितना मुझे कहा गया है। और तुम भी ये समझ लो कि प्रतीक को छूने का मतलब चौहान फैमिली से दुश्मनी मोल लेना है। वैसे एक वक्त था जब वर्धन भी प्रतीक से नफरत करता था, मगर धीरे धीरे प्रतीक की स्ट्रेंथ ने उसे इम्प्रेस किया और फिर युद्धवीर ने उसे बताया था कि प्रतीक ने उनके ऊपर बहुत से एहसान किए थे, इसलिए वर्धन उसकी मदद के लिए आगे आ गया। भूमेश ने एक गहरी सांस ली। वो इतना तो समझ चुका था कि प्रतीक कोई साधारण इंसान नहीं था और अब वो प्रतीक को कब्जे में करने के लिए और बेताब हो चुका था। इसलिए उसने चैलेंजिंग टोन में कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और क्यों भेजा है, मगर तुम इतना जान लो कि प्रतीक से डील करना शेखावत फैमिली का काम है और तुम मुझे रोक नहीं सकते, सो जस्ट बैक ऑफ। तभी कहीं से अंशुल की आवाज आई, अच्छा, और क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ? भूमेश और वर्धन ने नजरें घुमाकर देखा तो अंशुल अपने आदमियों के साथ उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसे देखकर भूमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, इसे भी अभी ही यहाँ आना था क्या? उसके एक्सप्रेशंस को नजरअंदाज करते हुए अंशुल वर्धन के करीब चला गया और उसे ग्रीट करने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया, मानो इशारों ही इशारों में दोनों के बीच कोई समझौता हो गया हो। भूमेश ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, मगर एक आवाज ने उसे रोक लिया। एक्सक्यूज मी मिस्टर भूमेश, मैं प्रतीक की फ्रेंड हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अविका की थी। पहले तो भूमेश ने उसे पहचाना नहीं, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाने ही वाला था, मगर तभी उसकी नजर अविका के बगल में खड़े कल्पेश पर पड़ी।
जैसे ही कल्पेश और भूमेश की निगाहें एक दूसरे से मिली और उन्होंने एक दूसरे को पहचाना, वैसे ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। कल्पेश भूमेश को अपने सामने देखकर हैरान था। वहीं भूमेश बस यही सोच रहा था कि प्रतीक ने आखिर इतने सारे ताकतवर लोगों को अपनी ओर किया कैसे। उसने अपना सिर हिलाया और फिर अविका से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और प्रतीक से आपका क्या रिश्ता है? अब भूमेश की अकड़ निकल चुकी थी, क्योंकि इस समय वो एक्सपर्ट से घिरा हुआ था। अगर यहाँ वो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ता तो मारा जाता। अविका ने बड़े आराम से कहा, मैं प्रतीक की अच्छी दोस्त हूँ। हम लोग बिजनेस पार्टनर्स भी हैं और फैमिली फ्रेंड्स भी। मैं काफी वक्त से प्रतीक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और मैंने सुना कि आप लोग उसके रिश्तेदार हैं, तो शायद आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे। देहरादून की सिचुएशन अविका से भी नहीं छिपी थी, इसलिए पहले उसने अपने दादाजी से बात की और सब कुछ अच्छे से जानने के बाद उन्होंने कल्पेश को अविका के साथ भेजा ताकि वो लोग प्रतीक की मदद कर सके। कुछ देर की खामोशी के बाद भूमेश ने पूछा, फैमिली फ्रेंड्स? कौन सी फैमिली की बात कर रही हो तुम? अविका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोटवानी फैमिली, ब्लड रोज क्लैन ब्राजील। इतना काफी है या फिर आपको और डिटेल्स चाहिए? इतना सचमुच काफी था, क्योंकि ब्लड रोज क्लैन के नाम से ही आधे से ज्यादा बातें क्लियर हो चुकी थी और भूमेश जान चुका था कि अविका कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसे उसके ख्यालों में खोया देखकर अविका ने दोबारा सवाल किया, मिस्टर भूमेश, आपको तो आपके सवाल का जवाब मिल गया है, अब मुझे भी तो बताइए कि प्रतीक कहाँ है? भूमेश ने अविका को घूर कर देखा। उसका एटीट्यूड देखकर भूमेश का मन हो रहा था कि वो अविका को अच्छा सबक सिखाए, मगर कल्पेश उसे जिस तरह से घूर रहा था उस वजह से भूमेश का कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था। ऊपर से अंशुल और वर्धन भी उसे भूखे शेरों की तरह घूर रहे थे, जिस वजह से भूमेश की ऐसा वैसा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। इस वक्त उसे प्रतीक पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो प्रतीक की वजह से ही ऐसी सिचुएशन में था। न जाने प्रतीक ने इन लोगों पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया था जो उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार बैठे थे। उसने एक गहरी सांस ली और फिर चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए अविका से बोला, मुझे नहीं मालूम है कि प्रतीक इस वक्त कहाँ है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस वक्त यहाँ जो भी हो रहा है वो प्रतीक और शेखावत फैमिली के बीच का मैटर है। आप चाहे कोई भी हो, मगर किसी के फैमिली मैटर में दखल देना अच्छी आदत नहीं है। अविका ने हल्के गुस्से से कहा, भाड़ में गया फैमिली मैटर। मैं पिछले कुछ दिनों से ओबेरॉय बिजनेस में तुम्हारी दखल अंदाजी देख रही हूँ और फैमिली फ्रेंड होने के नाते मेरा ये जानने का पूरा हक बनता है कि मेरा दोस्त कैसा है और उसे कौन तकलीफ दे रहा है। और इसी रिश्ते के दम पर मैं कह रही हूँ कि अगर तुमने मेरे दोस्त या उसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुँचाया तो फिर मोटवानी फैमिली चुप नहीं बैठेगी। इस बात को गांठ बांध लो। अविका की इस धमकी ने जितना हैरान भूमेश को किया, उतने ही हैरान अंशुल और वर्धन भी थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अविका को देखा। वो लोग नहीं जानते थे कि अंडरवर्ल्ड की इतनी बड़ी पावर भी प्रतीक की मुट्ठी में होगी। आखिर उसकी असली पहचान क्या थी और कितने सीक्रेट्स थे प्रतीक के। कुछ दिनों पहले चारों ओर जो खबरें फैल रही थीं, उनके हिसाब से प्रतीक अपनी सारी पावर खो चुका था और ओबेरॉयज का बिजनेस किसी और ने टेक ओवर कर लिया था। आज स्काईटेक सिटी में जो मीटिंग होने वाली थी, उसकी खबर बाहर आने के बाद ही लोगों ने दावा कर लिया था कि ओबेरॉयज अपनी खोई हुई पावर को दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकेंगे और प्रतीक पूरी तरह तबाह हो जाएगा। मगर किसने सोचा था कि एक झटके में पूरा रिजल्ट बदल जाएगा। मीटिंग शुरू होने से पहले ही भूमेश के कंधों पर बड़ा प्रेशर आ गया था। जब प्रतीक के सपोर्टर्स इतने खतरनाक थे, तो फिर अगर आज वो खुद यहाँ होता तो न जाने क्या हो गया होता। मौके का फायदा उठाकर वर्धन ने ताना मारा, मिस्टर भूमेश, देखा आपने अपने एक्शंस का नतीजा? आपने तो कहा था कि ये फैमिली मैटर है, तो फिर प्रतीक का इंतजार करने की बजाय आप ओबेरॉयज की प्रॉपर्टी पर हाथ क्यों साफ कर रहे थे? प्रतीक की गैर मौजूदगी में
आपने पूरे शहर में तबाही का माहौल बना दिया। मगर क्यों? क्या आपको डर था कि प्रतीक के यहाँ होते हुए आप ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर प्रतीक का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है? भूमेश ने दांत पीसते हुए कहा। अपनी बकवास बंद करो। मुझे उस छोटे से लड़के से कोई डर नहीं लगता। वो अगर यहाँ होता भी तो डर के मारे खुद ही अपना सब कुछ मुझे सौंप देता। मगर अफसोस कि वो यहाँ नहीं है और मैं उसे ढूंढकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। वैसे मैं प्रतीक से नहीं डरता, बल्कि वो हमारे डर से छिपकर किसी कोने में बैठा है, वरना इतना सब होने के बाद तो उसे सामने आ ही जाना चाहिए था। तभी एक ओर से प्रतीक की आवाज आई। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जिसके लिए मुझे किसी कोने में छिपकर बैठना पड़ता? क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ? प्रतीक की आवाज सुनते ही भूमेश ने एक झटके से मेन डोर की ओर देखा। वहाँ सचमुच प्रतीक खड़ा था और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। उसे देखकर चारों ओर हलचल मच गई। भूमेश को तो ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया था। हालांकि आज वो प्रतीक से पहली बार मिल रहा था, मगर फिर भी उसने सोचा नहीं था कि प्रतीक खुद इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अंशुल ने नजदीक आकर प्रतीक को ग्रीट किया और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वर्धन, अविका और कल्पेश ने भी उसे थोड़ा गौर से देखा और नोटिस किया कि प्रतीक कुछ बदला बदला हुआ सा लग रहा था। वो पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक लग रहा था। प्रतीक थोड़ा मुस्कुरा दिया। उसकी गैर मौजूदगी में इन सब ने मैटर को काफी अच्छे से हैंडल किया था। इस बात ने प्रतीक को खुश किया। फिर उसने अपनी नजरें भूमेश पर टिका दी। कुछ देर तक उसे अच्छे से एग्जामिन करने के बाद प्रतीक ने सर्द लहजे में कहा, मिस्टर भूमेश शेखावत, मैं ही प्रतीक हूँ। सुनने में आया है कि आप काफी वक्त से मुझे ढूंढ रहे थे। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो फिर बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है? प्रतीक का कैजुअल एटीट्यूड देखकर भूमेश को समझ में आया कि उसने इस इंसान को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ऊपर से प्रतीक ने भूमेश को ग्रीट भी नहीं किया, जिस वजह से वो काफी नाराज हुआ। पुरानी कुछ बातों को याद करके भूमेश ने गुस्से से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई देहरादून वापस आने की? तुम समझते क्या हो खुद को? घर के बड़ों के ऑर्डर के खिलाफ जाने के बाद तुमने यशवर्धन और उसके भाई पर भी हाथ उठाया। लगता है तुम्हारे पंख कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। प्रतीक ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मेरे पंख निकल आए हैं? अरे मैंने तो उन दोनों भाइयों को एक छोटा सा सबक ही सिखाया था। क्या तब उन्होंने आपको नहीं बताया कि मेरा एटीट्यूड कैसा है? भूमेश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अपने बड़ों से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सब सिखाया? देखो, अभी भी मौका है, तुरंत सभी से माफी मांगो और फिर स्काईटेक सिटी पर तुम्हारे जितने भी राइट्स हैं वो सब मेरे नाम ट्रांसफर करो। अगर तुम इतना कर दोगे तो समझ जाना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया है, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर। प्रतीक ने बहुत सिकोड़ते हुए कहा, लगता है मिस्टर यशवर्धन ने आपको पूरी बात नहीं बताई। अगर आपने अपनी आंखों से उनका हाल नहीं देखा तो फिर मुझे आपके ऊपर कुछ एक्शन ट्रिक्स आजमानी पड़ेंगी। भूमेश का शरीर गुस्से के मारे बुरी तरह कांप उठा। उसने हर एक तरीके से प्रतीक को डरा दिया था, मगर प्रतीक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो खुलेआम भूमेश को धमकी दे रहा था। अभी यहाँ बातों से ही पलटवार हो रहा था। तभी रितेश, दानिश और बाकी के कुछ बॉडीगार्ड्स वहाँ आ गए। सब लोग प्रतीक को सही सलामत देखकर काफी खुश थे। जिस तरह सब लोग प्रतीक को ग्रीट कर रहे थे और उसे इज्जत दे रहे थे, वो सब देखकर भूमेश का दिमाग खराब हो रहा था। वो खुद से लगातार यही सवाल पूछ रहा था कि क्या उसे प्रतीक पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाना चाहिए था। शुरुआत में भूमेश का प्लान था कि वो देहरादून आएगा और प्रतीक के साथियों को मार डालेगा, पर फिर उसे सपोर्ट करने के लिए ऐसे लोग सामने आए जिनके कारण उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। इसलिए इस वक्त वो डर और गुस्से को एक साथ महसूस कर सकता था। भूमेश के एक्सप्रेशंस देखकर प्रतीक ने ताना मारा, क्या हुआ मिस्टर शेखावत? कुछ देर पहले तक तो आप बहुत उछल रहे थे। आपने मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाने का प्लान भी बहुत अच्छा बनाया था, पर अब जब मैं खुद आपके सामने आकर खड़ा हो गया हूँ तो फिर ये झिझक कैसी? अब आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं?
भूमेश ने एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा शांत लहजे में बोला, देखो, मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मुझे बस एक मैसेज तुम तक पहुँचाना था। पिछली बार तुमने जिन लोगों को पीटा था वो शेखावत फैमिली के मेंबर्स हैं और तुमसे बड़े भी हैं। उन पर हाथ उठाना हमारे परिवार की बेइज्जती करने से कम नहीं था। इसलिए फैमिली हेड जयद्रथ शेखावत चाहते हैं कि तुम आगे आओ और सिर झुकाकर सभी से माफी मांगो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें एक छोटी सी सजा के बाद छोड़ दिया जाएगा, पर अगर तुमने जिद की तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या हाल होगा। भूमेश के इस बदले एटीट्यूड ने प्रतीक को इस बात की हिंट दे दी थी कि वो कमजोर पड़ चुका था। अब वो जयद्रथ और शेखावत फैमिली का नाम इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसके बस का कुछ भी नहीं था। इसलिए प्रतीक ने कहा, वो सब मैं खुद संभाल लूंगा। मिस्टर जयद्रथ शेखावत से मैं पर्सनली बात करूंगा, मगर अब हम आपके एक्शंस पर थोड़ी नजर डालें तो कैसा रहेगा? आपने देहरादून आकर मेरे आदमियों को पीटा, ओबेरॉय बिजनेस को टेक ओवर करने की कोशिश की, मेरी फाउंडेशन को चुराने की कोशिश की और यहाँ अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहा। इस मैटर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? क्या मिस्टर जयद्रथ शेखावत ने यही सब करने के लिए आपको यहाँ भेजा था? भूमेश ने प्रतीक को घूर कर देखा और फिर पूछा, चोरी? तुम मुझ पर चोरी करने का इल्जाम डाल रहे हो? ये सब बोलते हुए तुम्हें शर्म आती भी है या नहीं? अरे तुम हमारे ही फैमिली मेंबर हो, मैं तुम्हारा नाना ही हूँ। जो चीज तुम्हारी है उस पर मेरा भी पूरा हक है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? क्या तुम्हारे आदमियों को सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? प्रतीक ने सर्द लहजे में कहा, जी हाँ, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए फालतू की बकवास बंद कीजिए और अभी के अभी मेरे आदमियों से माफी मांगिए। इसके बाद आपको पब्लिक में एक अनाउंसमेंट करनी है कि पिछले कुछ वक्त में इस शहर में जो कुछ भी हुआ वो आपके कारण हुआ और आप इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। एक बार ये सब हो जाए तो फिर अपने चमचों के साथ आप भी ये शहर छोड़कर चले जाएंगे और अगर आप मुझे दोबारा यहाँ नजर आए तो फिर आपकी लाश भी देहरादून नहीं पहुँच पाएगी। प्रतीक! अब भूमेश के गुस्से ने हद पार कर दी थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो प्रतीक का गला दबाकर उसे मार डाले, मगर जिस तरह प्रतीक उसे घूर रहा था उससे यही साबित हो रहा था कि प्रतीक के इरादे भी कुछ ऐसे ही थे। प्रतीक ने भौं सिकोड़ते हुए भूमेश की ओर देखा और सवाल किया, डोंट टेल मी कि आज की ये मीटिंग आपके प्लान का हिस्सा नहीं थी। देखिए, मैं सब जानता हूँ, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल एक मौका दे रहा हूँ ताकि आप सब कुछ सुधार सकें, पर अगर आपको वो मौका रास नहीं आ रहा तो फिर अब मैं जो करूँगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। प्रतीक की टोन बता रही थी कि वो इस वक्त कितना सीरियस था। बस वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी कर्मेश मेहरा वहाँ आ गया और उसने प्रतीक को रोकते हुए कहा, मिस्टर प्रतीक, क्या हम लोग बैठकर बात नहीं कर सकते? मैं जानता हूँ कि आपने शेखावत फैमिली में वापस लौटने का मन बना लिया है। उस हिसाब से अभी इस मैटर को हम थोड़ा रोक लेते हैं। घर के बड़ों के सामने इस मामले पर बात की जाए तो कैसा रहेगा? कर्मेश को देखकर भूपेश थोड़ा रिलैक्स हो गया। कर्मेश शेखावत फैमिली में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करता था। भूमेश भी उसकी इज्जत करता था। कर्मेश को देखते ही उसने मुस्कुरा कर कहा, थैंक गॉड कि आप यहाँ आ गए। आपने अब खुद से ही देख लिया है कि अभी यहाँ क्या हुआ, इसलिए अब आप तुरंत इस लड़के को अच्छा सबक सिखाइए। इसे बताइए कि मुझे चैलेंज करने का अंजाम क्या होता है। भूपेश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ जो भी हुआ उसे देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत मिस्टर प्रतीक से माफी मांगो। भूपेश ने चौंकते हुए पूछा, क्या कहा आपने? अब आप इस लड़के के साथ मिलकर मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे? अपनी पोजीशन का ऐसा इस्तेमाल करेंगे आप? कर्मेश ने बड़े आराम से कहा, मैं किसी पर दबाव नहीं बना रहा हूँ। ये जयद्रथ शेखावत का ऑर्डर है। अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो तुरंत बात को समझो और माफी मांगो। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, जयद्रथ जी ने फैसला किया है कि मिस्टर प्रतीक को 3rd जनरेशन का सक्सेसर चुना जाए। अब तुम्हें तो मालूम ही है कि सक्सेसर होने का मतलब क्या है, इसलिए ज्यादा सवाल मत करो और माफी मांगो। मिस्टर प्रतीक के पास तुम्हें ऑर्डर देने के सारे हक हैं।
और हाँ, एक और बात, जयद्रथ जी ने कहा है कि तुमने यहाँ जो भी तमाशा किया है उसे समेटने के बाद तुरंत सारी प्रॉपर्टीज मिस्टर प्रतीक को लौटाओ और घर वापस आओ। कपकोट में मिस्टर प्रतीक का स्वागत तुम ही करोगे। ये सब सुनकर भूपेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रतीक शेखावत फैमिली की 3rd जनरेशन का सक्सेसर चुन लिया गया था। इसका मतलब वो किसी क्राउन प्रिंस से कम नहीं था, और अगर वो सक्सेसर चुन लिया गया था तो फिर भूपेश उसके सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि प्रतीक को अब वो पावर्स मिल चुकी थी जिनके सपने देखना भी भूपेश के बस का नहीं था। कुल मिलाकर बात ये थी कि अब भूपेश प्रतीक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। अब वो जयद्रथ के नाम पर भी नहीं उछल सकता था। पर भूपेश ये बात नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। प्रतीक तो अभी ठीक से शेखावत फैमिली का मेंबर भी नहीं बना था और उसके कोई कंट्रीब्यूशंस भी नहीं थे, तो फिर इतनी आसानी से उसे ये पोजीशन कैसे मिल गई? आखिर उसने जयद्रथ पर कौन सा जादू कर दिया था जो उन्होंने चुटकियों में उसे इतनी बड़ी पोजीशन सौंप दी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतीक ताकतवर था, या फिर इसलिए क्योंकि उसे किसी पोजीशन की पड़ी ही नहीं थी, या फिर इसलिए क्योंकि उसके अंदर इमोशंस की कमी थी? खैर, जो भी था, अब भूपेश प्रतीक के सामने हार चुका था। कर्मेश उसे घूर रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी भूपेश ने अपना सिर झुकाया और बड़ी ही सिंसियर टोन में प्रतीक से कहा, मिस्टर प्रतीक, मैंने अभी तक जो भी फालतू हरकतें की हैं उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देहरादून में जो कुछ भी हुआ वो मेरी बेवकूफी के कारण हुआ, और सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। बस आप मुझे माफ कर दीजिए, फिर कुछ ही दिनों में मैं सारी चीजों को पहले जैसा कर दूंगा। ये सब कहने के बाद भूपेश ने अपना सिर झुका लिया। बाहर से उसका चेहरा शर्म से लाल था, मगर अंदर ही अंदर वो गुस्से से पागल हो रहा था। मगर पावरलेस होने के कारण उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। कर्मेश ने प्रतीक की ओर देखा ताकि वो अपना फैसला सुना सके, मगर पिछली बार भूपेश ने जिन लोगों को पीटा था वो वहीं मौजूद थे, इसलिए प्रतीक ने उन्हें पूरी छूट दे दी ताकि वो भूपेश से अपना बदला पूरा कर सके। भूपेश के पास चुपचाप पिटाई खाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब गेम पूरी तरह पलट चुका था। जिस मीटिंग में वो प्रतीक को बेइज्जत करने वाला था, वहाँ उसकी ही जमकर बेइज्जती हुई और वो उसे अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं कर सका। भूपेश को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अगर उसने प्रतीक को यहाँ तक पुश न किया होता तो शायद प्रतीक उसे आसानी से जाने देता। जब प्रतीक को भूपेश की हालत देखकर सेटिस्फेक्शन मिल गया, तब उसने सर्द लहजे में कहा, इस दिन को याद रखना भूपेश शेखावत। इसके बाद तुम मुझे दोबारा देहरादून में नजर आए तो फिर मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अब निकलो यहाँ से। भूपेश ने किसी तरह खुद को संभाला और अपना मुंह छिपाते हुए स्काई टैक्सी से बाहर निकल गया। ये सारा ड्रामा एडवर्ड और राधेश की नजरों से नहीं बचा। वो तो आज यही देखना चाहते थे कि प्रतीक की गैर मौजूदगी में भूपेश क्या करेगा और प्रतीक अपनी टेरिटरी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। उनके हिसाब से ये सब काफी इंटेंस होने वाला था, मगर ड्रामा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस वजह से वो दोनों काफी डिसअपॉइंटेड थे। एडवर्ड ने राधेश से पूछा, आप प्रतीक के बारे में क्या कहेंगे आप? राधेश ने कंधे उचका कर कहा, वही जो मैं पहले कह चुका हूँ। वो केवल दूसरों की ताकत इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचा है। आज अगर वो भूपेश के साथ हाथापाई में उतर जाता तो एक पल के लिए मैं इस बात को मान सकता था कि उसमें कोई खास बात है, मगर केवल सक्सेसर की पोजीशन मिलते ही उसके हाथ में जो पावर्स आई उनका इस्तेमाल करके वो भूपेश को झुका पाया है। ऊपर से उसे सपोर्ट करने वाले भी कम ताकतवर नहीं थे, इसलिए भूपेश का इस तरह हार कर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। एडवर्ड ने इस बात से अग्री करते हुए कहा, बात तो ठीक है। अंशुल, वर्धन और कल्पेश की वजह से ही प्रतीक इतना उछल रहा था और ऊपर से उसे सक्सेसर की पोजीशन मिल गई, इसलिए प्रतीक की जीत तय थी। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम वक्त में उसने इतने बड़े कनेक्शंस कैसे बनाए। अगर वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो अंडरवर्ल्ड में उसका एक बड़ा नाम बन जाएगा। राधेश ने पूछा, क्या तुम फिर से यही कहना चाहते हो कि प्रतीक ही वो आदमी है जिसे मिस्टर कुशवाहा ढूंढ रहे हैं?
और शैडो किंग उस तक पहुंच चुका था? एडवर्ड ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। वो शुरू से इसी बात पर अड़ा हुआ था, मगर राधेश उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तब एडवर्ड के पास अपनी बातों को सही साबित करने के सही तरीके और सबूत नहीं थे, मगर अब शायद बात बन सकती थी। उसने पूछा, क्या आपके पास कोई प्लान है मिस्टर राधेश? राधेश ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, पहले तो मेरा दावा ये है कि अंशुल की बहन नंदिनी पटेल, ब्लड रोज फैमिली की अविका मोटवानी और चौहान फैमिली की पलक चौहान, ये तीनों लड़कियां प्रतीक को पसंद करती हैं, इसलिए उनकी फैमिलीज उसे फेवर करती हैं। मगर फिर भी तुम्हें शक है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रतीक शेखावत फैमिली का अकेला सक्सेसर नहीं है, अभी बाकी 2 लोग भी हैं जो पहले से इस पोजीशन पर मौजूद हैं। एडवर्ड ने कंफ्यूज होकर कहा, हाँ तो उन तीनों के बीच इस चीज को लेकर लड़ाई होगी और अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके प्रतीक फिर से जीत जाएगा। राधेश ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब इतना आसान है? जो बाकी के 2 सक्सेसेस हैं वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। इतने सालों में उन्होंने पहले से ही अपना बैकअप तैयार रखा होगा, इसलिए प्रतीक के जीतने के चांसेस कम हैं। इसलिए तुम मेरी ओर से प्रतीक को एक डील ऑफर करोगे जहां वो स्काई टेक सिटी में अपनी पोजीशन छोड़ देगा और बदले में ईगल एलीट्स शेखावत फैमिली में प्रतीक की पोजीशन मेंटेन करने में मदद करेंगे। राधेश का परफेक्ट प्लान सुनकर एडवर्ड की आंखें हैरानी से फैल गईं। ऐसा करके वो एक तीर से 3 निशाने लगाने की कोशिश कर रहा था। इस ऑफर के जरिए वो लोग प्रतीक के नजदीक जाकर उसकी आइडेंटिटी, बैकग्राउंड और सीक्रेट्स डिस्कवर कर सकते थे। ऊपर से उन्हें स्काई टेक सिटी के कुछ शेयर्स मिल सकते थे, जिनसे वो लोग काफी फायदे कमा सकते थे। और फिर शेखावत फैमिली से जुड़कर वो लोग मार्शल आर्ट्स स्कूल के इन्फ्लुएंस को और फैला सकते थे। ये प्लान इतना परफेक्ट था कि एडवर्ड तुरंत इस पर काम करना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि एक बार उसने प्रतीक का भरोसा जीत लिया तो उसे बड़ी आसानी से शेखावत फैमिली में एंट्री मिल जाएगी और फिर पूरी बाजी उसके हाथ में होगी। प्रतीक इस वक्त कर्मेश के साथ ऑफिस में बैठकर कुछ जरूरी बात कर रहा था। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ था कि प्रतीक शेखावत फैमिली को अपनाएगा या नहीं, इसलिए कर्मेश उसे बता रहा था कि किस तरह सरला जयद्रथ की फेवरेट हुआ करती थी और किस तरह सरला के एक फैसले ने उसके पेरेंट्स की जिंदगी को बदल कर रख दिया। सरला के कारण पूरे परिवार को बेइज्जत होना पड़ा था। इस बात का गुस्सा जयद्रथ ने प्रतीक के नानी नाना जी पर उतारा, मगर प्रतीक की एग्जिस्टेंस का पता लगते ही उन्हें उनकी आइडेंटिटी वापस मिल गई। अब जयद्रथ बस इतना चाहते थे कि प्रतीक जल्द से जल्द घर लौट आए, क्योंकि वो उसे देखने के लिए तरस रहे थे। प्रतीक ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे कर्मेश की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। बस वो इतना समझ चुका था कि जयद्रथ को अपनी इज्जत और समाज में बड़े नाम से बहुत फर्क पड़ता था। भले ही ओबेरॉय फैमिली एक बड़ी फैमिली थी, मगर मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड से ना होने के कारण उन्होंने सरला और विशाल के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। कर्मेश के हिसाब से जयद्रथ प्रतीक को केवल इसलिए वापस बुला रहे थे क्योंकि उन्हें सरला की याद आ रही थी और वो प्रतीक को अपने करीब रखना चाहते थे। पर अगर वो इतने ही दरिया दिल थे तो जब विशाल ने सरला और प्रतीक को घर से बाहर निकाल दिया था, तब जयद्रथ ने सरला की मदद क्यों नहीं की? सच तो ये था कि प्रतीक अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर चुका था। बस इसलिए ही जयद्रथ उसे घर बुलाना चाहते थे। ऐसे लोगों से प्रतीक किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, मगर इस वक्त वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में था और शेखावत फैमिली में मार्शल आर्ट्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जिनकी प्रतीक को जरूरत पड़ सकती थी। इसलिए उसने जयद्रथ का ऑफर एक्सेप्ट करने के बारे में सोचा। बात को बदलने के लिए प्रतीक ने सवाल किया, अब नाना जी के क्या हालचाल हैं? कर्मेश ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब आपकी माँ परिवार की इज्जत की परवाह न करके घर छोड़कर जा चुकी थी, तब आपके नाना जी के भाई ने मौका देखकर एक ऐसी चाल चली जिसके बाद जयद्रथ जी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कई सालों से वो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे।
मगर आप लौट आई हैं तो उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। आपके नाना जी बहुत ही काबिल इंसान हैं। आपकी वजह से वो परिवार में लौट न पाए, इसलिए ही शेखावत परिवार के कई लोगों ने आपकी वापसी से पहले ही आपको अपना निशाना बना दिया। पर मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने खुद से ही सब कुछ संभाल लिया। प्रतीक ने हाँ में सिर हिलाया और चाय की एक चुस्की ली। बहुत देर तक कर्मेश और उसके बीच कई सारी बातें चलती रहीं, जहां कर्मेश ने शेखावत फैमिली के हर एक मेंबर की सारी डिटेल्स प्रतीक को बताई ताकि वो उनसे सावधान रहे। और ये कहना गलत नहीं था कि ये जानकारी प्रतीक के बहुत काम आने वाली थी। इस वक्त उसे ऐसे ही दुश्मनों से सावधान रहना था जिन्हें वो नहीं जानता था, मगर वो हमले के लिए तैयार बैठे थे। एक लंबी बातचीत के बाद कर्मेश ने कहा, काफी देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। आप भी घर आने के लिए तैयार हो तब मुझे बता दीजिएगा ताकि हम दोनों एक साथ वापस लौट सकें। प्रतीक ने बस हाँ में सिर हिला दिया। फिर कर्मेश के जाते ही उसने तुरंत अनिकेत, रघुवीर और दानिश को अपने कैबिन में बुलाया। प्रतीक का पहला प्लान था देहरादून में लॉ एंड ऑर्डर्स को पहले की तरह एस्टैब्लिश करना। भूपेश और कुछ लोगों की दखलंदाजी के बाद चीजें बदल गई थीं, इसलिए उन्हें ठीक करना था। फिर प्रतीक रघुवीर और अनिकेत को अपने साथ कपकोट लेकर जाने वाला था और दानिश देहरादून में रहकर ही बिजनेस संभालने वाला था। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद प्रतीक और अंशुल ने कुछ नई बातें की। अंशुल की नई जानकारी के हिसाब से शेखावत फैमिली के कुछ लोगों की नजरें जुगरान फैमिली पर बनी हुई थी। दरअसल जुगरान फैमिली शेखावत फैमिली के जितनी बड़ी नहीं थी। उनकी सेकंड और थर्ड जनरेशन बहुत छोटी थी और उनके लीडर बहुत बीमार थे। इसलिए शेखावत फैमिली के कुछ लोग वहां कब्जा करके पावर सीज करने के प्लान में थे। ऐसा ना हो इसलिए प्रतीक ने पहले अंशुल को चंपावत जाकर इनिशियल मैटर्स हैंडल करने को कहा। तब तक वो शेखावत फैमिली से निपटने वाला था। ये सब होते ही प्रतीक भी अंशुल को ज्वाइन करने वाला था। अंशुल ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर ओबेरॉय, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूंगा। अब मैं चलता हूँ, बाकी लोग भी आपका इंतजार कर रहे हैं। बाकी लोगों से अंशुल का मतलब अविका, कल्पेश, वर्धन और पलक से था। पहले प्रतीक ने अविका और कल्पेश से बात की। उसे लगा था कि मदद के बदले में अविका किसी चीज की डिमांड करेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा अविका ने सिंपल तरीके से बस इतना कहा, मैं बस हमारी दोस्ती को और मजबूत होते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। जब तुम्हें ठीक लगेगा तब हमारी पार्टनरशिप गहरी हो जाएगी, मगर अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे तुम्हें जब कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे बात करना और कभी वक्त मिले तो दादाजी से जरूर मिलना। आजकल वो तुम्हारी बहुत बातें करते हैं। पता नहीं क्यों, मगर सुदर्शन मोटवानी का जिक्र होते ही प्रतीक को हल्का सा डर महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि वो दोनों दुश्मन थे या फिर उनके बीच किसी तरह की कोई टेंशन थी, मगर फिर भी अंडरवर्ल्ड पर रूल करते हुए सुदर्शन की नजर जयपुर और देहरादून पर बनी हुई थी। ये प्रतीक को कुछ अजीब सा लगा। खैर, अविका से मीटिंग के बाद प्रतीक ने वर्धन और पलक से मुलाकात की, जहां ज्यादातर वक्त प्रतीक और वर्धन ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जबकि पलक शर्माई हुई सी बगल में बैठी थी। मीटिंग के लास्ट में वर्धन ने प्रतीक से बस इतना कहा कि वो वक्त निकालकर युद्धवीर से मिलने आए। शायद प्रतीक और युद्धवीर के बीच कोई डील या कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था, मगर वो दोनों अपनी इस डील को बहुत सीरियसली लेते थे। खैर, देहरादून में लौटते ही प्रतीक ने बड़े अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लिया था और अब उसके पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम था, इसलिए वो पार्थी को लेकर कहीं घूमने निकल गया। प्रतीक के लिए तो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन था और पार्थी के साथ वक्त बिताकर उसका दिन और अच्छे से जा रहा था। मगर इस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे गालियां दे रहे थे। कपकोट में एक बड़ी सी पार्टी अरेंज की जा रही थी। प्रतीक के घर लौटने की खुशी में जयद्रथ ने एक बड़ी सी पार्टी करने का मन बनाया था, जहां वो प्रतीक की आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने लाने वाले थे और उसे सक्सेसर अनाउंस करने वाले थे। घर के बाकी लोग अपने अपने काम में लगे थे, मगर दो लोग अभी ऐसे थे जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सिर पर उठा लिया था। इनमें से एक था प्रलय शेखावत, जो अभी अपने बेटे विचित्र शेखावत के साथ प्रतीक के मैटर को डिस्कस कर रहा था। उसने चिल्ला कर पूछा, आखिर वो प्रतीक है कौन?
एक जवान लड़का ही है ना, क्या उसे अपने रास्ते से हटाना इतना मुश्किल था? ऊपर से अब उस बुड्ढे ने उसे हमारे साथ रेस में खड़ा कर दिया है। भला ये क्या बात हुई? जिस लड़के के बैकग्राउंड का कोई अता पता ही नहीं है, वो हम लोगों से मुकाबला कैसे करेगा? विचित्र ने प्रलय का कंधा थपथपा कर कहा। डैड रिलैक्स, इस वक्त गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। प्रतीक का गेम ओवर हो जाता, मगर वर्धन चौहान, अंशुल पटेल और वो अविका मोटवानी बीच में आ गई। उस प्रतीक के पास न जाने किन किन लोगों का सपोर्ट है। वो तो खैर जाने दीजिए, मगर वो बूढ़ा करमेश भी उसकी मदद करने के लिए बीच में कूद गया। उसी ने ये अनाउंस किया कि प्रतीक को सक्सेसर चुना गया है और अब अगले दिन वही उस प्रतीक को इस घर में लेकर आएगा। ये सुनकर प्रलय गुस्से से और बौखला गया। उसने चीख कर कहा, तुम सबको हो क्या गया है? कोई भी किसी काम को ठीक से पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है? पहले वो जुगरान फैमिली हमारी पकड़ में नहीं आ रही और अब ये प्रतीक। अब वो इस घर में आ गया तो पता नहीं क्या होगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक बेटा होने के नाते अपने बाप के लिए यही फर्ज निभाया तुमने। एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम? विचित्र ने दांत पीसते हुए कहा, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए डैड। प्रतीक इस घर की दहलीज पर कदम रखे उससे पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब वो यहाँ आएगा ही नहीं तो फिर कैसी पार्टी और कैसा वॉर ऑफ सक्सेशन। एक झटके में ही प्रतीक का काम तमाम हो जाएगा और फ्यूचर में होने वाली सारी तकलीफें यहीं खत्म हो जाएंगी। शेखावत फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स का टेंशन एक ही था, किसी भी तरह प्रतीक को रोकना। प्रतीक की जान लेने का आइडिया कुछ शेखावत को तो पसंद आया, लेकिन फैमिली के समझदार मेंबर्स को ये बेहुदा लगा। आर यू अ फूल? प्रलय शेखावत ने गुस्से में पूछा। तुम प्रतीक को मार दोगे, फिर घर वालों को क्या जवाब दोगे? इस इशू पर बात कर करके प्रलय का सिर दर्द होने लगा था। वो माथे पर हाथ फेरते हुए चेयर के पीछे टिक कर बैठ गया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं खुद जाकर उससे लड़ नहीं सकता, वरना सब में बात फैल जाएगी। फिर जयद्रथ जी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये सोचते हुए प्रलय को फिक्र होने लगी थी। प्रतीक और उदयभान की वापसी उसे अपने लिए मुसीबत लग रही थी। प्रलय की तरह बाकी के लोग भी सोच में डूबे हुए थे। किसी को कोई फुल प्रूफ रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक तेज आवाज के साथ उस रूम का गेट अचानक खुल गया। ब्लू शर्ट पहना एक हैंडसम और स्ट्रॉन्ग लुक्स वाला लड़का रूम में एंटर होता हुआ दिखाई दिया। 20s की एज में पहुंचे इस शख्स के चेहरे पर प्राउड से भरी चमक थी और आंखों में एरोगेंस दिख रहा था। उसे देखकर प्रलय का चेहरा खिल गया। पवित्र बेटा, आ गए तुम? प्रलय ने स्माइल करते हुए कहा। पवित्र एक उम्दा मार्शल आर्ट्स फाइटर था। उसकी ताकत के किस्से पूरी शेखावत फैमिली में मशहूर थे। प्रतीक से पहले पवित्र ही फैमिली का सबसे काबिल फाइटर माना जा रहा था, लेकिन प्रतीक के आने के बाद उसके टैलेंट पर सवाल उठने लगे थे। इसलिए प्रतीक उसे भी फूटी आंख नहीं भा रहा था। माय सन इज बैक। पवित्र को अपने सामने देखकर प्रलय मन ही मन खुश हो रहा था। उसके चेहरे की शिकन गायब हो चुकी थी और आंखों में खुशी की चमक थी। प्रलय ने अपनी चेयर से उठकर पवित्र को गले लगाया। पवित्र ने कहा, दादाजी, मैं भी येलो हॉक टीम से मिलकर आ रहा हूँ। पवित्र जिस एनर्जी के साथ रूम में एंटर हुआ था, वो एनर्जी उसकी आवाज में नहीं झलक रही थी। वो खुलकर हमारे साथ नहीं आएंगे। पवित्र इस बात को लेकर काफी सीरियस था, लेकिन प्रलय उतना ज्यादा वरीड नहीं था। उसने बड़े इत्मीनान से कहा, येलो हॉक का सपोर्ट मिलना ही काफी है। अगर वो तुम्हें बैक सपोर्ट भी करते हैं तो भी तुम्हारी ताकत दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा होगी। उनके साथ तुम प्रतीक से आसानी से जीत सकते हो। ये कहते हुए प्रलय की आवाज काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी। वो काफी रिलैक्स होकर अपनी चेयर पर पीछे टिक कर बैठ गया। पवित्र बहुत कम एज से ही येलो हॉक्स के करीब हो गया था। उन्होंने ही उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी और जब भी उसे जरूरत पड़ती थी, येलो हॉक्स हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। प्रलय की ये बात सुनकर भी पवित्र का टेंशन कम नहीं हुआ। इन लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन मैं प्रतीक से कैसे लड़ूंगा? येलो हॉक्स ने सीधे साथ देने से तो इनकार कर दिया है। येलो हॉक्स का ये रवैया पवित्र को थोड़ा बुरा लगा, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिलहाल ये चिंता जाहिर करने की जगह उसने प्रलय से कहा, क्रिटिकल टाइम में वो मेरे साथ खड़े होंगे दादाजी।
पवित्र ने टोन में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करते हुए कहा। प्रलय ने पवित्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा है तो फिर उस सो कॉल्ड बड़े बेटे से फेस ऑफ करने के लिए तैयार हो जाओ। पवित्र ने मुट्ठी बांध ली और दांत भी भींच लिए। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। उस प्रतीक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे क्या लगता है कि वो मुंह उठाकर चला आएगा और फैमिली का वारिस बन जाएगा? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रलय ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, आई ट्रस्ट यू माय बॉय। शेखावत फैमिली में प्रतीक के खिलाफ जमकर खिचड़ी पक रही थी, लेकिन प्रतीक इन सब से बेखबर पार्थी के साथ कुछ प्यार भरे पल बिता रहा था। दोनों देहरादून की एक आलीशान कॉफी शॉप में बैठे थे। प्रतीक के कंधे पर सिर रखकर पार्थी विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी, जहां उसे अपना ज्वेलरी बिजनेस का ऑफिस साफ दिख रहा था। प्रतीक हमेशा की तरह अपनी ब्लैक टी एंजॉय कर रहा था। काश हम दोनों हमेशा ऐसे ही रह पाते, पार्थी ने होपफुल वॉइस में कहा। प्रतीक कुछ जवाब देने ही वाला था कि उसकी टेबल के पास एक ओल्ड मैन आता हुआ दिखाई दिया। कम हाइट वाले शख्स के साथ दो यंग लोग भी प्रतीक के पास आकर खड़े हो गए। प्रतीक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। ओल्ड मैन बहुत पतला था, लेकिन उसकी चाल किसी टाइगर की तरह दिख रही थी। खास बात ये थी कि वो अपने साथ आए दोनों यंग लोगों से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। उस ओल्ड मैन ने एक चेयर खिसकाई और प्रतीक के सामने बेझिझक बैठ गया। प्रतीक भी गौर से उसे ऑब्जर्व कर रहा था। ओल्ड मैन ने बैठते ही प्रतीक को देखा। दोनों का आई कांटेक्ट हुआ तो उस ओल्ड मैन ने प्रतीक को स्माइल दी और चाय का कप उठाकर चीयर्स का इशारा किया। प्रतीक भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। मिस्टर प्रतीक, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा ऑफर है। आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं? ओल्ड मैन के सवाल पर प्रतीक हंस दिया। मैं अजनबियों के साथ बिजनेस की बात नहीं करता। वो बूढ़ा जिसका नाम ओम था, उसने प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखों में प्रतीक के लिए एडमिरेशन साफ दिख रहा था, लेकिन वो अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मैं ओम दीवान हूँ, आपके बारे में बहुत सुना है, आज सामने देख भी लिया। आप वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं। उस ओल्ड मैन की बात सुनकर प्रतीक ने उसे घूरा और कहा, ज्यादा पोलाइट बनने की जरूरत नहीं है, सीधे पॉइंट पर आओ। ओम दीवान की ड्रेस देखकर प्रतीक ये तो समझ गया था कि वो किसी खास मकसद से वहां आया था, क्योंकि उसका आउटफिट कैफे के माहौल में बिल्कुल सूट नहीं हो रहा था। प्रतीक को ये अंदाजा भी हो गया था कि वो किसी सिंपल बैकग्राउंड से नहीं था। ये कुछ अलग है, इसकी सांस लेने की रिदम कुछ खास है, लगता है कोई सीक्रेट मार्शल आर्ट ट्रिक जानता है। प्रतीक उसके बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। स्काई सिटी प्रोजेक्ट, इतना बोलकर ओम चुप हो गया। वो शायद प्रतीक के फेस के एक्सप्रेशन जज कर रहा था, लेकिन प्रतीक भी इस मामले में माहिर था। वो बिल्कुल प्लेन फेस्ड नजर आ रहा था। ओम ने कहा, मैं स्काई सिटी में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। इस काम के लिए प्रतीक शेखावत से बेहतर कौन हो सकता है? ओम ने प्रतीक को देखकर एक मिस्टीरियस सी स्माइल दी। प्रतीक ने फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो जानता था कि ओम आगे कुछ कहना चाहता था। ऐसा ही हुआ। ओम ने कोई रिएक्शन न मिलने पर आगे कहा, बदले में मैं आपको शेखावत फैमिली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाने में हेल्प करूंगा। मैं आपको सक्सेसर भी अपॉइंट करवा सकता हूँ। ओम की आंखों में अलग ही चमक नजर आ रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसका ये ऑफर प्रतीक ठुकरा ही नहीं सकता था। इस ऑफर को सुनकर प्रतीक भी थोड़ा अलर्ट हो गया। तो मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, ये कोई आम आदमी नहीं है। मुझसे क्या चाहता है? प्रतीक उसे गौर से देखते हुए सोच रहा था, ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? जब से जयद्रथ शेखावत ने ये ऐलान किया था कि प्रतीक को फैमिली में वापस लाना है, तब से ही एक एक कर अलग अलग शेखावत प्रतीक से मिलने आ रहे थे। कोई दुश्मन बनकर आया था तो कोई सीधे लड़ने चला आया था, लेकिन ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अप्रोच थी। ये बुढ़ा शेखावत फैमिली का तो नहीं लग रहा, फिर ऐसा ऑफर कैसे दे सकता है? प्रतीक बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो बहुत सोच समझकर उसके ऑफर का जवाब देना चाहता था। ओम भी प्रतीक को कॉन्स्टेंटली घूर रहा था। बुढ़ा दिखने में तो बहुत चालाक है, ये सिर्फ इतने से काम के लिए तो यहाँ नहीं आया है। प्रतीक कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या जवाब दे। ओम के ड्रेसअप से वो इतना तो समझ चुका था कि वो कोई सिंपल आदमी नहीं था, पर प्रतीक के जरिए वो क्या करना चाहता था।
ये अब तक प्रतीक फिगर आउट नहीं कर पाया था। प्रतीक जितना ज्यादा सोच रहा था, ओम की स्माइल उसे उतना ही ज्यादा बॉदर भी कर रही थी। आखिरकार प्रतीक ने ये फैसला कर लिया कि उसे क्या जवाब देना था।